आज सफ़र के दूसरे दिन की शुरुआत है। सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं। कल जो है सोते सोते 10-11 बज गए थे। पहले जब हमने रेस्टोरेंट में रुके सागर में, तो वहाँ खाना वाना खाया। उसके बाद वहाँ जब एक होटल से बात कर रहे थे रूम के बारे में, और वहाँ जाने के लिए गूगल मैप लगाया, तो उसने जो टिपिकल बाज़ार होते हैं हमारे शहरों में, यहाँ पे 2 स्कूटर बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, ऐसी ऐसी गलियों में घुसा दिया। काफ़ी समय लगा, मुश्किल हुआ वहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे पहुँच गए। फिर आए और रात को काफ़ी थके हुए थे, सो वगैरह गए। तो अभी उठकर आगे जाने की तैयारी है। ब्रेकफास्ट आ जाएगा थोड़ी देर में, करने के बाद निकलेंगे। तो लो जी, हमारा अगले दिन का सफ़र शुरू हो गया है। तो हम अब सागर से नंदेड़ की तरफ जा रहे हैं, और जब निकले होटल से ब्रेकफास्ट थोड़ा कर लिया था, और एक छोटी सी मुझे दुकान नज़र आई। बहुत भीड़ थी, इंदौरी पोहा करके उस शॉप का नाम था। और वहाँ से मैंने थोड़ा पोहा लिया, और ढोकला यहाँ पे जो इतना बढ़िया था, वो दाल का था शायद, और स्पंजी, मतलब स्पंज जो होती है वो भी शायद थोड़ी हार्ड होगी। बहुत ही सॉफ्ट। Take the next right onto National Highway 934. गूगल वाली जो महिला है वो हमें बता रही है क्या करना है। तो थोड़ा बहुत गूगल का भी सहारा ले रहा हूँ। जाने से पहले मैं अपना In 600 meters, turn left. ये नहीं मानेगी, तो थोड़ा बहुत स्टडी भी कर लिया है। तो आगे चल के देखते हैं कैसे रहता है। अब ये अप्रोच रोड है जो NH 44 की तरफ जानी है। शहर से थोड़ा बाहर आकर वो ख़राब है काफ़ी, तो समय का यहाँ नुकसान हो रहा है। तो इसलिए मेरा जो सुजेशन वही रहेगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं लंबे सफ़र पे और रुकने का आपका प्लान है, तो मैं बहुत स्टडी करता हूँ हाईवे को पहले जाने से। तो यहाँ पे एक चूक हो गई थोड़ी सी, कह सकते हैं। हाईवे के 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा अंदर ना जाएं जब भी आप कोई लंबे सफ़र का प्लान करते हैं। समय बहुत ख़राब हो जाता है। अब ये रोड है, अप्रोच रोड है नेशनल हाईवे की तरफ। कोई आप स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। शायद रिपेयर हो जाएगी जब होगी। तो बेहतर है आप जब जा रहे हैं दोबारा एक बार रोड को अच्छी तरह से मैप के ऊपर स्टडी कर लें, और अपना जो स्टे प्लान है वो हाईवे के आसपास ही रखें। 2-3 किलोमीटर इधर उधर हो सकता है, लेकिन मैं काफ़ी अंदर आ गया था, तो अभी उसका एक तरह से नुकसान जो है वो उठा रहे हैं। नुकसान और तो कुछ नहीं होता, समय का होता है जब आपको दूर जाना होता है। अभी जो क्या है कि देखिए, अब हाईवे के ऊपर ना आपको झाड़ियाँ लगी हुई नज़र आ जाएंगी, अच्छी बात है ये। लेकिन इसी वजह से क्या होता है कि अगर आप हाईवे पे चढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो छोटी मोटी कार आ रही होती है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तो इस चीज़ का ट्रक वगैरह तो दूर से नज़र आ जाते हैं। तो जब मैं हाईवे पे चढ़ रहा था, तो अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली कार के बारे में, या कोई छोटी गाड़ी अगर स्कूटर वगैरह होता तो बिल्कुल पता नहीं चलता। बड़े ध्यान से आया हूँ ताकि कोई नुकसान ना हो। चलिए, अभी हमें हाईवे मिल गया है। ये 2 ट्रक वाले हैं, ये पैरेलल लगे हैं। बहुत सारे ट्रक यहाँ पर हैं, और
निकल गए। अक्सर होता है कि जब हम रोड पे चलते हैं तो ट्रक वालों को ज़्यादा इज्जत की नज़र से नहीं देखा जाता, लेकिन दोस्तों हमारी कंट्री की ये बैकबोन है। जो ट्रेन भी है, ट्रेन से मटेरियल बहुत ज़्यादा जाता है, लेकिन देखिए कितने ट्रक जा रहे हैं, ये कुछ ना कुछ सामान लेके जा रहे हैं जो आपके और हमारे कहीं ना कहीं दूसरी जगह से आके डाइनिंग टेबल पर सस्ता है, जहाँ फिर हमारे ड्राइंग रूम में सस्ता है, जहाँ पहनते हैं वो सारा सामान किसी एक देश के कोने से दूसरे कोने तक ले जाने में ये ट्रक होते हैं, यही अपना योगदान डालते हैं। इसलिए कहा जाता है जब भी तेल के प्राइस बढ़ते हैं, डीजल के प्राइस बढ़ते हैं ख़ास तौर पर, उससे इन्फ्लेशन बढ़ना जो है वो लाजमी हो जाता है, क्योंकि ट्रक्स ही हैं जो इन सामानों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। वो खाद्य पदार्थ हो, पहनने के हो, फर्नीचर हो, जो आप अमेजोन से मंगवाते हैं, कोई चीज़ कोई दूसरी स्टेट से आती है तो ज़्यादातर उसमें जो सामान है वो ट्रकों में भर कर ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो ये हरियाणा का ट्रक देखिए यहाँ जा रहा है। इस तरह से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ये ट्रक ड्राइवर अपना सामान लेके जाते हैं, दिन रात गाड़ी चलाते हैं। तो इतनी अपनी भी इनकी भी मजबूरियाँ होती हैं, तो हमें इनके प्रोफेशन को, इनके काम को, इनका काम की जो कठिनाई है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए रोड पर इनका भी हक है, उस हिसाब से अपनी गाड़ी का चलाना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है। कई बार होता है इनकी बड़ी गाड़ी देखिए मजबूरियाँ होती हैं। मैंने जैसे पहले भी एक बताया था दिन, हमारे यहाँ रूल बना दिया जाता है कि जो हैवी व्हीकल है, ट्रक है, वो बाई लेन में चले। कैसे चलेगा भाई? वहीं पे जैसे मोटरसाइकिल जा रहा है, वहीं पे आगे ट्रॉली मिल जाएगी, वहीं पे आगे गधा घोड़ा सब लेन में चलेगा, बैलगाड़ी चलेगी। तो उसी लेन में अगर ट्रक लेकर के अगर आदमी घुस गया तो कितना नुकसान है, कितना प्रॉब्लम है उनके लिए। और हर कोई एक जैसा नहीं होता। ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर बड़े अंडरस्टैंडिंग होते हैं। जब आप ओवरटेक करते हैं तो आपको हेल्प करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने बिल्कुल नहीं दिखता क्या आ रहा है, सिंगल रोड होता है, तो आपको थोड़े पेशेंस रखने होते हैं। आप ये एहसास दिलवा दीजिए ट्रक वाले को कि आप पीछे आ रहे हैं और आप ओवरटेक करना चाह रहे हैं। परेशान मत करिए उनको। अगर रोड पर कोई जगह होती है, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही होती, तब वो आपको हेल्प कर देते हैं। वो आपको इंडिकेटर लगा देंगे कि भैया अब आप निकल जाओ। यहाँ पर जो मैंने आसपास देखा है, ख़ास तौर मैं खेती बाड़ी की बात करूँ, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ, तो ये जब भी कहीं जाते हैं खुद खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ हम ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ प्राइमरी रहती है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर का क्या सिस्टम है। यहाँ पे आसपास देख रहा हूँ ज़्यादातर जो खेती है वो जो समझ में आ रहा है कि वो बारिश पे निर्भर है, क्योंकि ज़मीन वो समतल नहीं है। आप अगर इरिगेशन करना चाहते हैं ट्यूबवेल से, जिस तरह की ज़मीन है, मुझे लग रहा है ट्यूबवेल लगाना भी एक बड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पे पथरीली सी ज़मीन है। अगर आपकी ज़मीन समतल ज़्यादा नहीं है तो इरिगेशन के लिए आपको दूसरे सिस्टम वो अडॉप्ट करने पड़ते हैं, वो महंगे होते हैं। अगर मैं आसपास हाईवे के जो गाँव हैं, एक्चुअली आपको किसी भी कंट्री की या स्टेट की या जगह की जो असली इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो वहाँ के गांव अगर आप देखो तो वहाँ से पता चलती है। शहर तो कहीं ना कहीं चमका लिए जाते हैं, या कह लीजिए उनमें कमर्शियल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो यहाँ पे जो गांव है वो रिलेटिवली काफ़ी, मुझे लोग वहाँ लग रहा है कि शायद इकोनॉमिक कंडीशन उनकी थोड़ी पुअर है। ज़्यादातर आपको घर कच्चे मिल जाएंगे यहाँ पे, हाईवे के बिल्कुल साथ आसपास भी ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ दर्शाती है कि शायद जो कैपिटल चाहिए दूसरे तरह के इरिगेशन, अल्टरनेटिव इरिगेशन सिस्टम के लिए, वो लगाना मुश्किल है लोगों के लिए। तो यहाँ सरकार आ सकती है, हेल्प कर सकती है। तो डिफरेंट तरह के इरिगेशन सिस्टम है लोगों को लगाने के लिए। तो ऐसे जो ऊबड़ खाबड़ या फिर ऊपर नीचे वाले जो खेत रहता है उसमें फिर फुहारा सिस्टम या फिर पाइप के साथ इरिगेशन है वही ज़्यादा मुनासिब होता है। आप ट्यूबवेल के साथ जो है इरिगेशन नॉर्मली सीधा नहीं कर सकते।
जब आप टर्न लें यहाँ पे देखिए लेफ़्ट टू राइट मुझे जाते देखेंगे आप, मुझे पता है सामने कुछ नहीं आएगा। ये एक टेक्निक होती है जो कि जो कार रेसर होते हैं ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं कि आप ज़्यादा स्पीड से टर्न कैसे लें। उसके लिए आपको जो इफेक्टिव रेडियस होता है अपनी गाड़ी का टर्न लेते समय वो बढ़ाना होता है। उसके लिए मैं कोई एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इफेक्टिव रेडियस कैसे बढ़ाते हैं, कैसे हाई स्पीड टर्न लेते हैं। लेकिन आप जब भी देखना, अभी मैं दाएं गया हूँ, अभी मैं बाएं वाली लेन से टर्न लूँगा और दाएं वाली लेन पे जाके इसको छोड़ूंगा। सामने ट्रक है इसलिए वापस मुझे बाएं की लेन में आना पड़ा। तो ये तरीका होता है, इसको डिटेल किसी वीडियो में बताऊंगा। ये आप तभी करना है जब सामने आपको पता है किसी भी लेन में और कोई गाड़ी नहीं है। अभी मैं दाएं में गया, सामने ट्रक जा रहा है, वो दाईं लेन में है। इस दाईं लेन को मैं जाकर बाईं लेन में छोड़ूंगा। तो इस तरह से आप किसी भी टर्न को हाई स्पीड से ले सकते हैं। तो इसके पीछे फिजिक्स है, कोई जादू मंत्र नहीं है। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे किसी और वीडियो में, डिटेल में बताऊंगा। तो अभी नज़ारे लेते हैं। और इस हाईवे पे देखा है बहुत सारे ढाबे मिलेंगे। पंजाबी ढाबे तो बेशुमार हैं, लेकिन छोटे छोटे ढाबे हैं। हरियाणा के बहुत मिले, 2-4 राजस्थान वालों को भी मिले। वहाँ लिखा रहता है खासकर पंजाबी ढाबा, अमृतसरी ढाबा, मेवात ढाबा, हरियाणा मरवात ढाबा, इस तरह से जयपुरियों का ढाबा। इस तरह से आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है आज की तारीख में अगर कहीं आपको हल्का फुल्का कुछ खाना है। लेकिन वो आप ये समझ के चलें कि उनके जो कस्टमर्स हैं वो ट्रक वाले हैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने अपना मेंटेन कर रखा है। जगह काफ़ी है पार्किंग वगैरह के लिए, तो वो बात अपनी समझ लें। फिर उस हिसाब से आप देखें कि कहाँ रुकना है, कैसे रुकना है। यहाँ बाई तरफ ये ढाबा नज़र आ रहा है, सतनाम ढाबा, पंजाबी ढाबा है। तो बहुत सारे ट्रक खड़े हैं। दाईं तरफ भी है, बड़े कॉमन है, बड़ा कॉमन है। और यहाँ पे मैंने जो घर देखे हैं गांव में जो आ रहे हैं, वो उनके ऊपर स्लेट वाले घर हैं, सारे स्लेट वाली छतें हैं उनकी, लगभग हर घर की ऐसे ही है। गांव में लेंटर वाले घर बहुत कम नज़र आए हैं। यहाँ पर थोड़ा हटनुमा घर जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है सनरूफ का, वो आप सामने देख सकते हैं। ये रिजर्व्ड एरिया है, नेशनल रिजर्व पार्क। आप देख सकते हैं रोड के दोनों तरफ जो है हल्के हल्के दीवार कर रखी है एक तरह से, ताकि जो जानवर हैं वो जंप करके रोड पर ना आए। हम एक नेशनल पार्क जो होता है, जहाँ रिजर्व पार्क एरिया होता है, जहाँ जानवर वगैरह होते हैं, वहाँ से गुजर रहे हैं। और ये भाई साहब अपने बच्चे को सनरूफ से ऊपर उसे सिर निकाल रखा है, इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं। तो मतलब जानवरों को तो हमने कर दिया जी, चारों तरफ जो है छोटी दीवार लगा दी ताकि वो रोड पर ना आए। तो रोड पर हम क्या कर रहे हैं? आपको क्या सही लगता है? सामने देखो स्पीड से गाड़ी जा रही है, कुछ भी आ सकता है, बच्चे की आँख में पड़ सकता है, कोई कंकर, कोई कुछ। अब वो नीचे आ गया, उसकी आँख में लगा है, कुछ लगा है, आँख मल रहा था। तो ये मतलब मेरी नज़र में ये कोई ज़्यादा सही बात नहीं है, समझदारी की बात नहीं है। तो वैसे क्योंकि होता गया कि इतनी महंगी गाड़ी ले ली जाती है, सनरूफ के बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं कंपनियों को, एक्चुअल में उसका कोई इस्तेमाल है नहीं हमारे यहाँ। इतनी धूप वैसे अंदर गाड़ी की आ जाती है, तो दिखावे में बच्चे ही खड़े होते हैं या टीनेजर खड़े हो जाते हैं खोल कर। तो जो ड्राइव करते समय अब हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, कोई बहुत ही समझदारी का काम नहीं है। कुछ सामने से लग सकता है, गाड़ी में जाने का यही तो एडवांटेज होता है, वरना बाइक पे भी जाता है।
ये सामने कुछ आप हाईवे तेज चल रहे हैं, आँख में पड़ सकता है, कोई मक्खी उड़ के आ सकती है। मधुमक्खियाँ बहुत होती हैं ऐसे एरिया में। आप रिजर्व पार्क दे सकते हैं, रास्ता बहुत बढ़िया बना है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ अच्छी लगी कि दोनों तरफ इन्होंने कर दिया है कि वो जानवर जो रास्ते पे ना आए। लेकिन दोस्तों, जब नेशनल पार्क होता है जहाँ पे जंगल होता है, बीच में रास्ता बनाया जाता है, उसके साथ एक काम ये होता है कि जानवरों के इधर उधर आने का रास्ता जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इस तरह से काफ़ी सुजेशन दिए गए थे कि जब आप ऐसा रास्ता बनाओ, उसको कई जगह पे एलिवेटेड बनाओ, जहाँ पे नेचुरल रास्ता होता है जानवरों का जाने का। एलिफेंट कॉरिडोर होते हैं, वो जानवर वहीं से जाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इंसानों की तरह कहीं कहीं एक जगह, दो जगह, चार जगह बना दो जहाँ मन किया। वो जानवरों के स्वभाव के हिसाब से सही नहीं होता। जहाँ पे नेचुरली वो स्टडी करनी पड़ती है, उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की स्टडी करनी पड़ती है। कई बार ऐसा इन्वायरमेंट के जो मुद्दे होते हैं उनको ये समझा जाता है कि ये तरक्की की रफ्तार में हर्डल होते हैं। देखिए, हाईवे है, लोगों की सहूलियत के लिए है डेफिनेटली, लेकिन हमें ये सोचना है साथ में कि जैसे यहाँ पे एलिवेटेड बनाया गया है, अच्छी बात है। अगर यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा गया, मैं इसकी असेसमेंट तो नहीं कर सकता कि जानवरों के आने जाने के रास्ते जो हैं वो ब्लॉक नहीं किए गए, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे हाईवे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें समझना होगा कि हम इंसान जो हैं जानवर के घर में जा रहे हैं, उसके एरिया में जा रहे हैं। हम उसको जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक तरह से उसकी ज़िंदगी में दखल दे रहे हैं। तो हमें जो है हम्बल होना पड़ेगा इंसान होने के नाते। उनके जो नेचुरल रास्ते हैं उनको ब्लॉक किए बिना हाईवे बनाए जाएं। अभी जो रास्ता है ये नागपुर सिटी जो हमारे दाईं तरफ है, और हम नागपुर के बाईपास से जा रहे हैं। वैसे यहाँ पे दो बाईपास हैं, एक शहर के पास से होकर निकलता है, वो उसमें कोई टोल नहीं है। ये थोड़ा और बाहर होकर निकलता है, ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो जहाँ पे वो टोल भी है। तो मैंने यही लेना प्रेफर किया। गूगल दिखा रहा था कि अगर मैं अंदर से जाता हूँ तो वहाँ पे 40 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम था। तो क्योंकि मैं दूर जा रहा हूँ, इस समय पैसे से टाइम बचाना जो है वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो इसलिए मैंने जब बिल्कुल बाहर वाला जो हैदराबाद वाला रोड है, नागपुर के बाहर होकर जा रहा है, तो उसी के ऊपर जा रहे हैं। हाईवे पे आते आते एक जगह नज़र आई थी, यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, तेल भी डलवाएंगे, थोड़ा चाय वाय पीकर फिर आगे का सोचेंगे। अभी हम पहुंच गए नागपुर के बाईपास पे, और जहाँ से जो सागर दिखा रहा है वो लगभग 400 किलोमीटर है। तो 400, 405, 410 किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं। 9:10 पे लगभग चले थे, और अभी 2 बज गए हैं। लगभग 5 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं। तो वही 80 किलोमीटर से 80 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया है। जब मैं झांसी से चला था सागर की ओर और मध्य प्रदेश में हम आए थे, तो नेशनल हाईवे जो 44 था उस पर बहुत कैमरे लगे हुए थे, और स्पीड लिमिट भी बहुत जगह लिखी हुई थी। लेकिन जब मैं सागर से आगे चला तो कैमरे वैमरे भी कम थे, कोई स्पीड लिमिट भी कई जगह पे लिखी हुई थी, लेकिन बहुत किलोमीटर तक, कोई 50-60 किलोमीटर तक कोई ऐसा स्पीड लिमिट का कोई बोर्ड नहीं आ रहा था। तो मुझे नहीं पता क्या स्पीड लिमिट थी, तो मैं अपने समझ के हिसाब से, रोड की कंडीशन के हिसाब से गाड़ी चलाता रहा। अब यहाँ पहुँच चुके हैं। चलिए जी, अब तो ब्रेक का टाइम हो गया है। लगातार गाड़ी मैंने चलाई है, 5 घंटे हो गए, मैं बिल्कुल नहीं उतरा गाड़ी से। तो अभी 5 घंटे बाद गाड़ी से उतरूँगा।